वेलकम टू ग्रोथ हब। ओके बच्चों, आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन चैप्टर 3 एनसीईआरटी फर्स्ट क्लास 11th। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन। ओके, मोशन इन प्लेन में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। चलिए आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी। चलिए डिफिनीशन को हम क्लियर करते हैं। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। These are the physical quantity which have the only magnitude but no direction. It is the specified completely by a single numbers along with the proper unit. Example: temperature, scalar quantity; mass, scalar quantity; length, scalar quantity; time, scalar quantity; work, scalar quantity, etc. Okay. Those physical quantity only have magnitude but no direction. Okay, those physical quantity only have magnitude but no direction is called the scalar quantity, just like to the mass, temperature, work. Okay, etc. important है बच्चों। जैसे देखिए बात किया जाए टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, डेल्टा टी लिख सकते हैं या डेल टी लिख सकते हैं, कहीं पर भी, ठीक है, याद रखना टेम्परेचर। मास की बात किया जाए तो मास जैसे मैंने लिया 2 kg। ओके, यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड है ओनली, क्या है 2 kg। 2 kg, 2 क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बट क्या 2 kg के साथ ऐसा होता है 2 kg ईस्ट, तो हम वेक्टर मान सकते थे, बट ओनली क्या है 2 kg ओनली मैग्नीट्यूड बट नो मेंशन डायरेक्शन। ओके, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए क्या है मास स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ की बात किया जाए, चलिए लेंथ की बात किया जाए जैसे 10 मीटर। 10 क्या है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मीटर है यूनिट, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं हुआ है, इसलिए क्या है स्केलर क्वांटिटी। टाइम आप देखिए, टाइम क्या है, जैसे मान लेते हैं 10 सेकेंड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और एंड यूनिट, नो डायरेक्शन, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने बोला था, अगर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा याद रखना उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर स्केलर आता है। तो वर्क क्या होगा, यहाँ पे देखिए फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो हमेशा स्केलर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वर्क। और वर्क क्या है, वर्क क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया? तो दोज फिजिकल क्वांटिटी ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड? ओके, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। तो आप हमेशा याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में आप हमेशा याद रखिएगा कि हाउ कैन यू द डिफाइन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। तो देन डिफाइन द दोज फिजिकल क्वांटिटी ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। फॉर द एग्जाम्पल याद रखना टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, ओके, वर्क, स्पीड। ओके, चलिए कुछ नोट्स हैं हम डिस्कस करना चाहते हैं स्केलर क्वांटिटी के। द रूल्स for the combining scalar follow simple rules of algebra scalar. Okay, can be the added, subtracted, multiplied and divided just as the ordinary number. Very important, सुनिएगा, कहते हैं याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी में जैसे नॉर्मल नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जस्ट आप वैसे ही एग्जैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्केलर में आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐड करने चाह रहे हैं तो उसका डायरेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसलिए हम ऐड कर पा रहे हैं, क्यों, ओनली हैव मैग्नीट्यूड। क्या है,
मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड। क्यों ओनली मैग्नीट्यूड? जस्ट अ नंबर, क्या है? एक नंबर है, क्योंकि हमने बोला मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक नंबर होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 kg, 2 इज़ अ नंबर, नंबर इज़ अ मैग्नीट्यूड ओनली। तो जब कोई नंबर है तो नंबर में हम आराम से नंबर को क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट नोट्स से मैंने ये पता कर किया कि किसी भी, हम कहते हैं कि द रूल ऑफ कंबाइनिंग स्केलर फॉलो द सिंपल रूल्स ऑफ द अलजेब्रा। कहते हैं जैसे रूल ऑफ स्केलर की अगर बात किया जाए तो जैसे आप नॉर्मल मैथ पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से आप स्केलर क्वांटिटी को अप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द क्वांटिटी विथ सेम यूनिट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बट द क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड मेक द सेंस इन द स्केलर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कहते हैं कि जैसे इंपॉर्टेंट है सेम, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ये दोनों चीज़ पे फोकस करना है। सेम मैग्नीट्यूड और यूनिट अगर सेम है तभी हम स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ओके, हमेशा याद रखना, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिएगा कि जैसे मैंने बोला कि 2 kg, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड एंड यूनिट 10 kg, तो आल्सो एडेड। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? 12 kg, दिस इज द राइट आंसर। बट आप देखिए 2 kg 40 सेकेंड, दिस इज द रॉन्ग। ओके, बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट सेम यूनिट। ओके, यहाँ पर क्या है? सेम यूनिट नहीं है। क्यों? कहते हैं कि हम स्केलर क्वांटिटी में तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, बट यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो ना हम उसे ऐड कर सकते हैं ना ही उसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो दूसरे पॉइंट से आपको ये क्लियर होना चाहिए, द क्वांटिटी विद द सेम यूनिट कैन बी द एडेड और द सब्ट्रैक्टेड। सेम यूनिट है तो हम उसे ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट मल्टीप्लाइड और द डिवाइडेड टू मेक द सेंस इन द स्केलर। ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके अलग सेंस क्लियर करेगा। ओके, तो समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी में हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, बट याद रखिएगा यूनिट सेम होगा तभी हम उसको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ओके, चलिए समझ में आए बच्चों? चलिए नेक्स्ट, तो हाउ कैन यू डिफाइन द स्केलर क्वांटिटी? दोज फिजिकल क्वांटिटी ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ओके, बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मास, वर्क, ओके, टेम्परेचर, ओके, याद रखिएगा etc। नेक्स्ट, चलिए बच्चों मजा आएगा। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन आपको क्लियर होगा 100%, आपको वेक्टर क्वांटिटी भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्यों याद रखना है? इंपॉर्टेंट है। दोज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट है। आइए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है? घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल, आप देखो कंसेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स आपको 100% आएगी, बट आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, डाउट में रहेंगे तो हमेशा याद रखना डाउटफुल आंसर भी आएगा, और डाउटफुल कभी भी क्लियर नहीं कर पाएगा कुछ भी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्लियर रहिए, नो डाउटफुल। ओके, चलिए वेक्टर क्वांटिटी, these are the physical quantity have the magnitude and direction. Okay, magnitude and direction and obey the triangles and parallelogram. Very important. आगे जस्ट मैं इस लॉ को डिस्कस करूंगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, ट्राइंगल्स लॉ एंड पैरेललोग्राम्स लॉ, इससे आपको वेक्टर को ऐड करने में सहायता मिलती है। और कैसे ऐड किया जाएगा मैं ऑलरेडी वहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे किसी दो वेक्टर को ऐड किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट ये है, ये इसी लॉ के द्वारा हमेशा वेक्टर को ऐड किया जाएगा।
अभी जस्ट आपने स्केलर में पढ़ा है कि अगर यूनिट सेम है तो दो स्केलर को आराम से ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, बट ऐसा वेक्टर में नहीं होने वाला है। ओके, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोज फिजिकल क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। इट इज द स्पेसिफाइड बाय द गिविंग्स इट्स मैग्नीट्यूड बाय नंबर्स एंड इट्स डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, etc. ओके, अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय अ बोल्ड फेस, बोल्ड फेस या रिप्रेजेंट बाय अ एरो, याद रखना क्या, एरो, याद रखिएगा क्या, एरो। ओके, एरो के द्वारा, समझ में आया, हमेशा याद रखना वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, चलिए देखिए कैसे कहते हैं कि जो हेड होता है, याद रखिएगा, अभी ऑलरेडी मैं क्लियर करूंगा, हेड जो होता है क्या बताता है, डायरेक्शन, क्या बताएगा, डायरेक्शन, और जो टेल होती है हमेशा याद रखना, जो टेल होती है क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, यू अंडरस्टैंड, ओके, मैग्नीट्यूड। चलिए तो हमेशा याद रखना रिप्रेजेंटेड बाय द एरो एंड आल्सो बाय एन एरो, ठीक है, बोल्ड फेस बोला है या एरो, ठीक है, कर फ्लैश ओवर द लेटर। ओके, चलिए किसी भी लेटर के पास अगर किसी भी लेटर के ऊपर एरो रिप्रेजेंट किया है तो समझ लीजिए दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यू अंडरस्टैंड। फिजिक्स में कहीं भी आप देखिए किसी भी फार्मूले में किसी भी क्वांटिटी में एरो लगा हुआ है तो समझ जाइए क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू अंडरस्टैंड। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, सुनिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर क्लियर करना चाहता हूं। एक मैन है, ठीक, वो जा रहा है, कह रहे हैं कि 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर कहाँ जा रहा है, आप जानते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है, नहीं, नॉर्थ, साउथ, ओके, और वेस्ट। चलिए मैंने देखा कि ये जो मैन है मूव कर रहा है क्या, 10 मीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे लिखेंगे क्या, 10 मीटर ईस्ट, ईस्ट, याद रखना दिस 10 क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, m क्या, यूनिट, और ईस्ट बता रहा है क्या, डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, यू अंडरस्टैंड। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बिल्कुल। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी अगर चेक करना चाहते हो तो देख लीजिए, बिल्कुल देखिए। चलिए मैंने 2 पॉइंट लिया ए एंड बी, ओके, ए एंड बी, आप जानते हैं ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। चलिए 2 पॉइंट ले लिया ए और बी। अब कहते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे देखो एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया, इसका फिक्स डायरेक्शन बता रहा है, स्ट्रेट लाइन के द्वारा डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर मैंने बोला था 2 पॉइंट में मैक्सिमम पाथ, कहते हैं कि मैक्सिमम पाथ डिराइव किए जा सकते हैं, बट कहते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल होता है। कैसे, जैसे मैंने बोला ए बी के बीच में मैनी पाथ डिराइव किए जा सकते हैं, बट कहते हैं डिस्प्लेसमेंट सिंगल होता है और उसका फिक्स डायरेक्शन होता है, बिल्कुल सीधी लाइन। द शॉर्टेस्ट गैप ए एंड बी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने बोला कि यहाँ एक्चुअल पाथ है 100 मीटर, शॉर्टेस्ट गैप की बात किया जाए तो 50 मीटर आया, तो कहते हैं 50 मीटर दिस इज द मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन किया गया है, ठीक है, डायरेक्शन मेंशन किया गया ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, तो ए भी आपको डायरेक्शन डिनोट किया जा रहा है। तो कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्लियर हुआ बच्चों, ओके। चलिए कुछ पॉइंट हैं डिस्कस करते हैं। हमेशा देखिए फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ठीक है,
ओके, फोर्स, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे बी को बी दिया हुआ है। चलिए कोई भी क्वांटिटी है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है तो उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों हमेशा याद रखना उसके ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो। हमेशा याद रखिएगा एरो के द्वारा, किसी भी लेटर के ऊपर अगर एरो रिप्रेजेंट किया गया है तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। यू अंडरस्टैंड। चलिए, द लेंथ ऑफ द लाइन्स गिव द मैग्नीट्यूड एंड, वही चीज एरो अगर दिया है तो हमने बोला हेड क्या बताता है, हमेशा याद रखिए हेड क्या बताता है, डायरेक्शन। क्या बताता है, डायरेक्शन यानी दिशा। ओके, दिशा बताता है। टेल क्या बताएगा बच्चों, टेल बताएगा, टेल माने पूछ होता है, पूछ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे मैंने बोला कि 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट लिखा है तो जो एरो है वो किसको बता रहा है, ईस्ट को। 10 मीटर जो है टेल की लंबाई को बता रहा है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है। तो हाउ कैन यू द रिप्रेजेंट ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी विद द एरो। व्हाट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द एरो, हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड टेल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया। चलिए, तो हमेशा याद रखिएगा हम वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के द्वारा। एरो का हेड बताता है क्या, डायरेक्शन, और एरो का टेल बताता है मैग्नीट्यूड। हेड माने होता है सिर और टेल माने होता है पूछ। पूछ हमेशा मैग्नीट्यूड, ओके, और हेड हमेशा डायरेक्शन को बताता है यानी दिशा को बताता है। नेक्स्ट नोट में क्लियर करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर is often called its absolute value indicate by the v mod। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। सुनिए, ये पॉइंट बताना चाहता है कि जो एरो है, याद रखिएगा एरो का जो टेल है, ठीक है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे, हम याद रखना किसी भी, जैसे आपका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी आप सोचिए अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म में जैसे मान लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप। यू अंडरस्टैंड, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो बच्चों क्या करते हैं, वेक्टर v को हम ऐसा मैग्नीट्यूड का मॉड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड। मॉड के द्वारा अगर किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको मॉड के अंदर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसका मॉड निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना हमेशा तो मॉड लगा के उसको कैलकुलेट करते हैं। मॉड लगने से क्या होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी है वो अंडर रूट में आ जाएंगे। याद रखना यहाँ पे 3i कैप, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ऑलरेडी मैं आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। 4j कैप, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे 3 मैग्नीट्यूड नंबर जो है 3, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 9 प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 25। 25 का रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा, आ जाएगा v इक्वल टू, यहाँ से वेक्टर अब हट जाएगा, आ जाएगा 25 के बजाय क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यू अंडरस्टैंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। कहते हैं देखिए जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के अंदर रखा जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड आने के बाद वहाँ पे वेक्टर जो सिंबल होता है या एरो का सिंबल होता है वो नहीं होता है, हट जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो कैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। ओके, तो समझ में आया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। हाउ कैन यू डिफाइन द वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, तो हमेशा याद रखना दो फिजिकल क्वांटिटी हैव द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ओके, etc। यू अंडरस्टैंड। चलिए तो कहते हैं कि व्हाट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द वेक्टर, तो वेक्टर रिप्रेजेंट इज द एरो, ठीक है। एरो हेड इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड टेल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, उस एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, मॉड। क्या लगाते हैं, मॉड। मॉड को हमेशा याद रखना इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मॉड लगाना है या कैलकुलेट करना है
मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड लेकर ही कैलकुलेट करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए एग्जाम्पल, मैं वेक्टर को एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, तो थोड़ा देखिए। सपोज अ बॉडी हैज अ वेलोसिटी, सपोज अ बॉडी हैज अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ओके समझिएगा बच्चों, करें सपोज अ बॉडी हैज अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ड्यू टू ईस्ट। इफ 1 सेंटीमीटर इज द chosen to the represent a velocity of the 10 मीटर पर सेकेंड। ओके अ लाइन OP, सुनिएगा, करें एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया किसी एरो के द्वारा। ओके चलिए समझिएगा, वही चीज़ जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर बोला है कि यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो कह रहे हैं ईस्ट है, क्या है, यहाँ पे ईस्ट में जा रही है बॉडी, ईस्ट, और क्या है 40 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रही है। ठीक चलिए, तो कह रहे हैं कि क्या होगा कि अगर बॉडी को हम 1 सेंटीमीटर चोजन द रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड। ओके अ लाइन OP एक लाइन है, उसमें मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को 1 सेंटीमीटर कि एक लाइन के द्वारा एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ओके चलिए, करें कि 4 सेंटीमीटर इन द लेंथ एंड द ड्रॉन टुवर्ड्स द ईस्ट विथ द एरो एट P विल बी द कम्प्लीटली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। द पॉइंट P इज द कॉल्ड द हेड और टर्मिनल्स पॉइंट एंड द पॉइंट O इज द कॉल्ड टेल और द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर OP। ओके समझिएगा, कहते हैं जो P पॉइंट है ये टर्मिनेटर बोलते हैं, क्या टर्मिनेटर बोल सकते हो, क्यों टर्मिनेटर, या इसी को हम लिख सकते हैं एंड पॉइंट, क्या एंड पॉइंट बोल सकते हो, या इसी को याद रखिएगा हेड पॉइंट भी बोल सकते हो, क्या हेड पॉइंट। यू अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ बच्चों, टर्मिनेटर या एंड पॉइंट या हेड पॉइंट बोल सकते हो, जो क्या बताता है, क्या बताता है हमेशा बच्चों, डायरेक्शन। हेड क्या बताता है, डायरेक्शन। यू अंडरस्टैंड, क्या बताता है, डायरेक्शन। कहते हैं कि जो टेल है बेटा, टेल क्या बताता है, टेल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, क्या टेल हमेशा बताता है मैग्नीट्यूड। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। टेल क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। यू अंडरस्टैंड। तो कहते हैं यहाँ पर डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट भी करना हो तो याद रखिएगा, आपको आप जानते हैं क्या होता है, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। याद रखना, कोई भी बॉडी ईस्ट में जा रहा है, कितने मीटर पर सेकेंड से जा रहा है या कितना मीटर जा रहा है, अगर ईस्ट है तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी, नॉर्थ है तो वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन हमेशा याद रखना क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ओके चलिए, तो ये बात समझ में आई। एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहा कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हेड हमेशा क्या बताता है, डायरेक्शन, टेल हमेशा बताता है मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट भी करना है तो कैसे, मॉड लगा के कैलकुलेट करते हैं। किसी भी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी को मॉड लगा के अगर कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट में हमेशा वैल्यू को स्क्वायर करके पुटअप करके रूट से बाहर निकाल लेंगे। ओके समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चलिए देखिए, वेक्टर आर द क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स सच एज। चलिए देखिए बच्चों, वेक्टर 2 टाइप्स नहीं, बहुत टाइप्स का होता है, बट हमें ज़रूरत है आपके बोर्ड एग्जाम तक। ओके, इंपॉर्टेंट जहाँ तक है मैं वहाँ तक आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। ओके चलिए देखते हैं। ओके चलिए देखते हैं। चलिए, वेक्टर आर द क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स सच एज पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। ओके चलिए डिस्कस करते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन द पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है। ओके तो आइए हम डिफिनीशन से क्लियर करते हैं।
पोलर वेक्टर, वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन आर कॉल्ड द पोलर वेक्टर। एग्जाम्पल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, ऐसा वेक्टर जिसका एक इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, क्या होता है? फिक्स होता है, इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, ओके, उसे हम बोलेंगे पोलर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट को एग्जाम्पल दिया है, फोर्स को भी एग्जाम्पल दिया है, तो कैसे देखते हैं, चलिए यहां से क्लियर करते हैं। ठीक, यहां पे मैंने पॉइंट ए लिया, बी लिया, दोनों के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो देखिए हम यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो मिला है हमको क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो आपको एक फिक्स पॉइंट मिल गया कि पोलर पॉइंट हम उसे बोलेंगे जहां से उसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका इनिशियल पॉइंट अगर पता होता है तो उसे हम बोलेंगे क्या? तो डिस्प्लेसमेंट कैसा वेक्टर हो गया? पोलर वेक्टर। क्या हुआ? पोलर वेक्टर। ओके, तो बच्चों याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द पोलर वेक्टर, या ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर फॉलोइंग, ठीक है, पोलर वेक्टर। तो आपको पोलर वेक्टर टिक करने के लिए दे दिया जाए तो आप किसको टिक करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, या ऑप्शन में होगा फोर्स। ओके, तो यहां पर हम इनिशियल पॉइंट, याद रखना, ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका इनिशियल पॉइंट आपको पता हो तो उसे हम बोलेंगे क्या? पोलर वेक्टर। क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर। ओके, तो क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? चलिए, एक्सियल वेक्टर। ओके, एक्सियल वेक्टर हम डिस्कस करते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट है ये, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सियल वेक्टर में हमें एक्सिस पे पता चलेगा किस एक्सिस पे कौन सा वेक्टर होता है। ओके, तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस, ठीक है, ऑफ रोटेशन आर कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर। ओके, एक्सियल वेक्टर जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। द एक्सियल वेक्टर विल बी हैव इट्स डायरेक्शन अलोंग द इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंडिंग ऑन इट्स एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सियल वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है कि नेट जो डायरेक्शन है वो कहाँ जाएगा, नेट डायरेक्शन। जैसे आप देखिए, पिक्चर से मैं क्लियर करता हूँ, सुनिए। आप देखिए, दो कंडीशन बोला है। अगर कोई बॉडी, मान लीजिए मैं इसे डिस्क मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? डिस्क को, उसको मैं उसके एक्सिस पर रोटेट करा रहा हूँ। सोचिएगा, एक्सिस पे रोटेट कराने का कंडीशन है दो, एक है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू वॉच, अकॉर्डिंग टू क्लॉक। ओके, आप जानते हैं जैसे आपकी घड़ी की सुई है, ठीक है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, हमेशा याद रखना ऐसे, दिस इज द क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जस्ट उल्टा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो कहते हैं जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो याद रखना, जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो हमेशा उसका एक्सियल वेक्टर कहाँ जाएगा? डाउन। कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड, हमेशा याद रखिएगा। कैसा? डाउनवर्ड। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी को उसके एक्सिस पे रोटेट कराया जा रहा है तो याद रखिएगा उसका एक्सियल वेक्टर कहाँ मिलेगा? हमेशा डाउनवर्ड। जैसे मैंने किसी डिस्क को उसकी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूँ तो उसका हमेशा जो एक्सियल वेक्टर होगा कहाँ मिलेगा? डाउनवर्ड। कहाँ मिलेगा? डाउनवर्ड टुवार्ड्स द एक्सिस। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी बॉडी को इसी डिस्क को, ओके, अगर हम कहाँ एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कराते हैं तो उसका एक्सियल वेक्टर कहाँ मिलेगा? तो चलिए बच्चों हम क्लियर करते हैं।
एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट ऑफ क्लॉक। ओके, क्लॉक की नीडल आप देखें अगर ऐसे 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 जा रही है, ठीक है, तो हमेशा दिस इज द क्लॉकवाइज। अगर ऐसे उल्टा हो गया, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। अगर याद रखिएगा, बॉडी हमेशा याद रखिएगा, अगर बॉडी उल्टी अगर घूमती है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज से हमेशा उसका एक्सियल वेक्टर हमेशा अप मिलेगा। क्या मिलेगा? अप। ओके, अगर क्लॉकवाइज है तो उसका एक्सियल वेक्टर हमेशा डाउनवर्ड मिलेगा। कहाँ? डाउनवर्ड। ओके, तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज से उसका एक्सियल वेक्टर अप मिलेगा, अपवर्ड। ओके, अपवर्ड। यू अंडरस्टैंड? तो वही चीज बताना चाहता है कि एक्सियल वेक्टर क्या होता है। वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट, ऐसा वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है। आप अभी देखिए रोटेशनल जो है सेंटर ऑफ मास रोटेशनल आपका एक टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूंगा, वहां पे बिल्कुल आपको एक क्लियर कर दूंगा कि कहते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कि एंटी क्लॉक। वहाँ पे टॉर्क हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लस माइनस भी देखना होता है, ठीक है, कैसा टॉर्क है। तो टॉर्क भी आप देखिए, जैसे भी हम टॉर्क आपको क्लास 12th में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब किसी, ठीक है, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को पुटअप किया जाता है तो वहाँ पर भी टॉर्क लगता है। टॉर्क एक कपलिंग फोर्स होता है। कैसा फोर्स? कपलिंग। कहते हैं एक अप एक डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। क्या करता है बॉडी? यहाँ पे रोटेशन होने लगता है, तेजी से क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप डाउन लग रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं, तो हमेशा याद रखना बॉडी तो तेजी से क्या करने लगेगी? रोटेट करने लगेगी। तो कहते हैं कंडीशन क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो हमेशा याद रखना बच्चों उसका जो एक्सियल वेक्टर होगा हमेशा डाउनवर्ड मिलेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हमेशा याद रखना उसका एक्सियल वेक्टर हमेशा अप मिलेगा। ओके, जैसा कि मैंने पिक्चर में बिल्कुल शो किया है। तो याद रखना दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? यहाँ पे लिख सकते हो क्या? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया बच्चों? तो कहते हैं कि एक्सियल वेक्टर क्या बताता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ एन अलोंग द एक्सिस। ओके, चलिए ओके बच्चों, चलिए तो हमने अभी डिस्कस किया क्या? एक्सियल वेक्टर। उससे पहले मैंने डिस्कस किया था क्या? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? पोलर वेक्टर का एक याद रखिएगा हमेशा माइंड में आपको सेटअप होना चाहिए कि जिसका इनिशियल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्या? इनिशियल। एंड क्या है ये आपको नहीं, बट इनिशियल पॉइंट अगर पता है तो उसे हम पोलर वेक्टर कहते हैं। एग्जांपल में मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया और ऑलरेडी आप देखिए दो पॉइंट के बीच में अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100% है, पॉइंट आपको पता है तभी आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप अपने घर से किसी चौराहे पर जा रहे हैं तो आपको सीधा मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ता से गुजरना पड़ रहा है, तो दिस इज द डिस्टेंस। बट आप शॉर्टेस्ट गैप अगर लेते हैं तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। बट आपको ये पता है कि हमें अपने घर से सीधा आपको मेन रोड पे जाना है, तो आपको आपका अपना घर और मेन रोड ये आपका दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में आपको क्या मिल रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो कहते हैं पोलर वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट पता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। ओके, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए दूसरा मैंने बताया एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या बताता है? ये बताता है रोटेशन इफेक्ट। ठीक है, रोटेशन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग बताते हैं। एक्सिस किस टाइप से लिया जाता है? जैसे मैंने इसके सेंटर से एक्सिस ले लिया, ठीक है, तो वहां से हम रोटेट कराया और कहते हैं कि जो एक्सियल वेक्टर होता है वो किस कंडीशन पे उसका डायरेक्शन किधर होगा। मैंने बताया ये रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो हमेशा उसका पोलर एक्सियल वेक्टर हमेशा कहाँ मिलेगा? डाउनवर्ड। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो हमेशा अपवर्ड मिलेगा, ऊपर की तरफ। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए नोट है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो स्पेसिफाइड, सुनिएगा, द फिजिकल quantity which have no specified direction and have different value
इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड द टेंसर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, याद रखना। जस्ट लाइक टू द इनर्शिया, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है mr स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस भी लिया जाता है। ओके, जो आपको हम सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल टॉपिक है उसमें आपको डिस्कस करेंगे, तो हमेशा याद रखना। स्ट्रेस सरफेस टेंशन, दिस इज द टेंसर क्वांटिटी। यू अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि इनके डायरेक्शन लगातार चेंज होते रहते हैं, इनके डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहते हैं, इसलिए कहते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन लगातार वेरी करने लगता है तो उसे हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे दिया है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड हैव द डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे ही डायरेक्शन चेंज करते हैं उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। यू अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल में याद रखिएगा क्या है, सरफेस टेंशन और आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, जो आपको एक एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ऑलरेडी ये बात जरूर बोलेंगे। ओके, चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना।